आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अनसीन पैसेजेस की। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अनसीन पैसेजेस। आप देख पा रहे होंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम जिसकी हम बात करें उसमें अनसीन पैसेज का बड़ा रोल होता है, जिसमें कि इंग्लिश पूछी जा रही है। तो अनसीन पैसेज सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि पहले पैसेज को पढ़ लें और उसके बाद क्वेश्चंस को टैकल करें। दूसरा तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर लें, एक बार देख लें, उस पर नजर डालें और उसके बाद अनसीन पैसेज को पढ़ें और फिर जो क्वेश्चंस आपने पढ़े थे उनको देखते जाएं कि कहाँ वो क्वेश्चन पूछा गया था या क्या ऐसा कोई पॉइंट पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। तो उससे क्या होता है, पैसेज को हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। ये जो सीरीज़ है इसमें कई सारे टॉपिक्स आएंगे। आज की वीडियो में हम अनसीन पैसेजेस पर चर्चा कर रहे होंगे और आने वाली वीडियोस में हम ग्रामर का कुछ पोर्शन लेंगे और धीरे धीरे करके कुछ और टॉपिक्स को टैकल करेंगे। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप किसी वीडियो लेक्चर को देखते हैं तब आप अपने हाथ से नोट्स ज़रूर बनाएं। कोई डिफिकल्ट वर्ड है उसको ज़रूर लिखें। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सिर्फ वीडियो के भरोसे नहीं बैठना है आपको, साथ में अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं और एक स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो ये है हमारा वो पैसेज। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पैसेज पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को एक बार ओवरव्यू कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे, है ना। हम ऑप्शंस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ना है और उस क्वेश्चन का जस्ट या उनका क्रिक क्या है उसका, है ना, उसका क्या मेन पॉइंट है, क्या सेंट्रल थीम है या क्या सेंट्रल बात वो पूछना चाह रहे हैं, उसको देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। What is the central challenge discussed in the passage regarding New Year resolution? समझ में आ गई बात। पूछा गया है कि क्या चैलेंज है, सेंट्रल चैलेंज क्या है, दुविधा क्या है, समस्या क्या है जो कि पैसेज में डिस्कस की गई है किस संबंध में, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। चार ऑप्शन है, अभी हमें नहीं पता ठीक आंसर क्या है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू छंद योग उपनिषद व्हाट कंसेप्ट इज एम्फेसाइज्ड ड्यूरिंग सनत कुमार डायलॉग विद नारद। किस चीज के बारे में अकॉर्डिंग टू छंद योग उपनिषद किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है या किस पर एम्फेसाइज जोर दिया गया है। ठीक है ना। तो इनमें से चार, या फिर माइंडफुलनेस है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, विल पावर है या प्लानिंग है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंटिफिक परस्पेक्टिव हाउ इज विल पावर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, है ना। न्यूरो साइंटिफिक परस्पेक्टिव, है ना। न्यूरो साइंटिफिक का मतलब मैं यही बता देता हूँ। न्यूरो साइंटिफिक मतलब होता है वो स्टडी का वो वाला हिस्सा जिसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डील किया जाता है, उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और न्यूरो साइंटिफिक मतलब वो साइंस जो कि ब्रेन और न्यूरॉन्स की स्टडी करता है। और इसमें क्या पूछा गया है, हाउ इज विल पावर डिस्क्राइब इन द पैसेज। इसके अकॉर्डिंग विल पावर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, हमारी ऑप्शन से हम बात करेंगे। Which of the following practices is mentioned as a mean to sculpt the neural mechanism crucial for robust willpower? तो उसमें पूछा गया है कि which of the following practices mentioned, इनमें से कौन सी वाली प्रैक्टिस को मेंशन किया गया है। ये हम जब पैसेज को पढ़ेंगे तब टैकल करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। What does the Bhagavad Gita chapter on the yoga of the division of divine and demonic nature emphasize रिगार्डिंग विल पावर। किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करता है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। इनमें से चार ऑप्शन है, हमको ये देखना है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। भगवत गीता के बारे में पूछा गया है और आगे पूछा गया है ऑन द योग ऑफ डिवीजन ऑफ डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, है ना। इसके बारे में हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सजेस्टेड अप्रोच टू पॉजिटिव अफर्मेशन इन द पैसेज। ठीक है ना, सजेस्टिव अप्रोच क्या है पैसेज में फॉर द पॉजिटिव अफर्मेशन। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज मेंशन इन कनेक्शन विद द कंसेप्ट ऑफ विल पावर इन द पैसेज। पैसेज में इनमें से कौन सा उपनिषद मेंशन किया गया है, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज crucial for developing robust willpower from a
न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, है ना, न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के अनुसार कौन सा वाला, विच इज द क्रूशियल, है ना, कौन सी चीज बहुत ही क्रूशियल है ना, संवेदनशील है, अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, कौन सी है देखेंगे। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिकल। देखिए मैं आपको बता दूं, आप अंतिम पैसेज बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि जो वोकैब होती है, वोकैब को हमें बहुत मैंडेटरी रखना चाहिए, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते हैं किसी भी अनसीन पैसेज में। उसमें सिनोनिम पूछ लेंगे, एंटोनिम पूछ लेंगे, या फिर वो पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाउन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एडजेक्टिव, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एडवर्ब। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो हम ये नहीं सोचे कि हमें अनसीन पैसेज दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कई बार वो थोड़ा डेप्थ में भी चले जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, पूछा है कि इनमें से कौन सा सिनोनिम नहीं है किसका, ऑब्स्टिकल का, मतलब तीन सिनोनिम होंगे, एक कोई नहीं होगा, डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन, इनमें से कौन सा नाउन नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, लेकिन उसके पहले हम डिटेल में बिल्कुल अच्छे से तबीयत से क्या पढ़ने वाले हैं, उस पैसेज को पढ़ने वाले। आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, शुरू करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए पहले स्लाइड को, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ वर्ड्स को मैंने ब्रैकेट में लिखा था। ब्रैकेट में जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सभी क्या है, इसके मीनिंग्स हैं, उन वर्ड्स की मीनिंग है जो उनके पहले बोल्ड में, इटैलिक में और अंडरलाइन फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये मैंने क्यों किया है, ताकि आप जब पढ़ें इसको मेरे साथ, तब आप इनका मीनिंग खुद भी निकाल सकें, सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट ना रहे, आप खुद भी इसका एक मीनिंग निकाल सकें। चलिए शुरू करते हैं इस पैसेज को। As we usher in the new year, the tradition of making resolution rekindles. समझते हैं फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। As we usher in का मतलब होता है, क्या होता है, एंटर। जब हम एंटर करते हैं किसमें, द न्यू ईयर, किसी नए साल में, द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, ऑफ मेकिंग रेजोल्यूशन, यानी कि जो हम रिजोल्यूशन लेते हैं ना, कि हम ये प्रण लेते हैं या ये शपथ लेते हैं कि इस साल से हम एक नया काम ये करेंगे, जिम जाएंगे, या रोज 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, या कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी आप रिजोल्यूशन लेते हैं वो आप न्यू ईयर पे लेते ही होंगे और कई सालों से लेते हुए आ रहे हैं। वो क्या हो जाती है, रिकिंडल्स। रिकिंडल्स मतलब री एनलाइटिंग या रीलाइटिंग, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो पुनः प्रज्वलित हो जाता है, दोबारा से प्रज्वलित हो जाता है। ऐसा होता ही है, आप सभी जानते हैं। जब न्यू ईयर आ रहा होता है 1 तारीख को, तो बड़ा जोश होता है कि यार आज एक ऐसा प्रण ले लेना है कि बिल्कुल आज से जो प्रण लिया है उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। आज से सोच लिया है कि ये टाइम टेबल बना लिया पढ़ाई का और 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, और वो आप जानते हो कि 1-2 दिन तो चलता है वो टाइम टेबल, तो उसके बाद वो जितनी स्पीड से बनाया होता है उससे दुगनी स्पीड से खुश हो जाता है। तो उसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि हाउ एवर द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पैशन, जुनून, विथ विच वी एम्बार्क ऑन, जिससे हमने उस चीज को शुरू किया है, एम्बार्क ऑन मतलब स्टार्ट किया है, शुरुआत की है, दिस जर्नी, इस यात्रा को, ऑफन अक्सर क्या होता है उसका, डिसिपेट्स, डिसिपेट्स मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्विफ्टली यानी क्विकली। मतलब क्या पढ़ा हमने, हाउएवर द ऑर्डर विथ विच वी एम्बार्क ऑन दिस जर्नी ऑफन डिसिपेट्स स्विफ्टली, वो क्या हो जाती है, उतनी ही स्पीड से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जितनी स्पीड से हमने उस डिसीजन को लिया होता है ना, कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लंबी लंबी अपने मन में ही बना लेते हैं, ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग जिसको कहेंगे, है ना, दिवा स्वप्न जिसको कहा जाता है, वो उतनी स्पीड से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिसिपेट्स हो जाते हैं, स्विफ्टली मतलब क्विकली, लीविंग अस परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मतलब कंफ्यूज, हमको कैसा छोड़ जाते हैं, वो कंफ्यूज करके छोड़ जाते हैं, पजल्ड यानी किसी दुविधा में छोड़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ अवर इनेबिलिटी, क्योंकि हमारी काबिलियत नहीं होती, इनेबिलिटी होती है, एबिलिटी नहीं होती, टू सस्टेन, टिके रहने की, द विनिंग स्पिरिट, जीत जाने की जद्दोजहद जो होनी चाहिए ना, जितना हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, और जुनून की कमी के कारण क्या होता है कि हम हार जाते हैं, और हम कैसे रह जाते हैं, परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज रह जाते हैं, बिकॉज ऑफ अवर इनेबिलिटी टू सस्टेन द विनिंग स्पिरिट, क्योंकि हमारे अंदर जीतने की जो ललक होती है, स्पिरिट होती है, उसकी क्या होती है, कमी होती है। आगे देखते हैं, द क्रक्स ऑफ दिस डिलेमा, क्रक्स मतलब होता है सार,
कंक्लूजन, डायलेमा मतलब दुविधा, असमंजस। इस डायलेमा का जो क्रक्स होता है, सार होता है, लाइस होता है, पाया जाता है इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल डायनेमिक्स। अब देखिए डायनेमिक्स को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो हम आगे पहले समझते हैं क्या लिखा है। द क्रक्स ऑफ दिस डायलेमा लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल डायनेमिक्स, और आगे क्या है, बिटवीन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फेज टू इनेबल अ प्रोएक्टिव एंड pragmatic approach while deciding upon positive affirmation to experience the यूरेका मूवमेंट। देखिएगा क्या लिखा हुआ है आगे है, द क्रक्स ऑफ दिस डिलेमा, इस दुविधा का तो जो सार है वो कहाँ पर पाया जाता है, हमारे बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियरल डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म कंसर्न्ड विथ द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब ये देखिए थोड़ा सा फिजिक्स वाली लैंग्वेज है, कहना वो ये चाह रहे हैं कि जो हम डिसाइड करते हैं और जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं, बिहेवियरल डायनेमिक्स है एक तरीके का फोर्स है हमारे मन में, किस तरीके का, जिसमें क्या होता है, बिटवीन द, किस किस के बीच में है ये जद्दोजहद, प्लानिंग निर्णय करना और उसका एग्जीक्यूशन यानी उसको पालन करना। प्लान करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन एग्जीक्यूट करना उतना ही कठिन होता है। फिर टू इनेबल अ प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब होता है एनर्जेटिक, क्या होता है, एनर्जेटिक। देखो एक्टिव हम जानते हैं, कोई व्यक्ति एक्टिव है ना, एक्टिव मतलब चल रहा है एकदम बेहतरीन। प्रोएक्टिव मतलब एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एक्टिव है, एनर्जी है उसके अंदर बहुत ज्यादा। और प्रैग्मेटिक मतलब होता है रियलिस्टिक, व्यवहारिक जिसको कहेंगे। तो क्या होता है उसमें, टू इनेबल अ प्रोएक्टिव एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, जो कि क्या इनेबल करता है, प्रोएक्टिव और प्रैग्मेटिक अप्रोच को इनेबल करता है व्हाइल डिसाइडिंग अपॉन द पॉजिटिव अफर्मेशन, है ना। और पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब होता है बोल्ड स्टेटमेंट, है ना, जिसको हम कहेंगे दृढ़ता, जो हम दृढ़ता के साथ एक डिसीजन ले लेते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। टू एक्सपीरियंस द यूरेका मूवमेंट, यूरेका मूवमेंट का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। यूरेका मूवमेंट होता है जब हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं और उसको हम पा लेते हैं, उसको पाने के बाद जो हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे कोई डेफिनेट पॉइंट पर पहुंचना है अपनी लाइफ में, आपने सोचा है कि मेरा टारगेट है कि मैं इस देश के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा, मान लीजिए आपका ये टारगेट, या ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना। अब क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर देते हैं, और मदद करने के बाद आप देखते हैं कि आपके कारण एक बहुत बड़ा समाज प्रभावित हुआ, लोगों को बाद में लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि आपके कारण मेरा एक बच्चा है जो कि आज सफलता प्राप्त कर चुका है, और आप उस बात को सुनकर क्या होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और वो इमोशनल होने के मोमेंट को क्या कहा जाता है, यूरेका मोमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, मान लीजिए आप कोई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, वो जॉब आपको मिल जाती है, हो सकता है आपके लिए यूरेका मोमेंट वो। किसी का लक्ष्य है कि वो ओलंपिक्स में मेडल लाना चाहता है और मेडल ले आए, यूरेका मोमेंट उसके लिए वो हो सकता है। तो सबके लिए यूरेका मोमेंट अलग अलग हो सकता है। समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात। चलिए, एट द कोर ऑफ न्यूमरस ऑब्स्टिकल, कोर मतलब होता है बेस, मुख्य, शुरुआती क्षण। एट द कोर ऑफ द न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स हम जानते हैं बैरियर्स होते हैं, न्यूमरस मतलब कई सारे। लैक ऑफ विल पावर इमर्जेस एज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर दैट कैन ईदर propel us to succeed or leave us floundering in defeat। क्या मतलब हुआ इसका, at the core of numerous obstacles lack of willpower emerges as the most critical factor। विल पावर की कमी होना, अब यहां से हमारे जो अनसीन पैसेज है उसका सेंट्रल थीम पकड़ में आएगा आपको। लैक ऑफ विल पावर यानी विल पावर की कमी होना, इमर्जेस एज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, ये बिल्कुल मुख्य रूप से एक फैक्टर होता है, कारण होता है, जिसके कारण क्या, आइदर, जिसके कारण क्या हो सकता है, आइदर प्रोपेल, हमको मोटिवेट कर सकता है, मोटिवेट अस टू सक्सेस, या तो सक्सेस की तरफ, या फिर लीव अस, या फिर हमें क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, क्या कर सकता है, हमको बीच मजार में छोड़ सकता है। कहां पर, फ्लॉन्डरिंग मतलब होता है स्ट्रगल करता हुआ, जद्दोजहद करता हुआ, इन डिफीट, हार में। दोबारा समझा देता हूँ, जब हम शुरुआत करते हैं तब कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अगर हमारे अंदर विल पावर की कमी है, दृढ़ संकल्प की कमी है, तो क्या होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि हम सक्सीड कर जाएं, लेकिन दूसरा केस भी हो सकता है, हम कैसे भी हो सकते हैं, लीविंग अस फ्लॉन्डरिंग, तड़पता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ, हमें कहाँ छोड़ देगा वो, डिफीट में, हार में। द छंद योगा उपनिषद, ध्यान रखिएगा एक नाम आया है इसमें, कौन से उपनिषद का आया है, छंद योग उपनिषद।
emphasize the concept of will power. किस पे emphasize किया हुआ है? concept of will power. मुझे याद आ रहा है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप भी देखिएगा. ड्यूरिंग सनत कुमार डायलॉग विद नारद. कब इसका जिक्र हुआ है? जब सनत कुमार किससे बातचीत कर रहे हैं? डायलॉग करना मतलब वार्तालाप करना, है ना. किससे कर रहे हैं? नारद के साथ कर रहे हैं. इन द भगवद गीता कृष्ण इन विश्व रूप दर्शन योग अर्जित. अर्जित का वैसे मतलब होता है निवेदन करना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल रहा है? एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं. अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब चेंज भी हो जाता है. तो यहाँ पर अर्जित का मतलब है डायरेक्ट करते हैं. किसको? अर्जुन को. किस बारे में? हरनेस. हरनेस का मतलब वैसे तो होता है कि ढाल होना किसी का, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं हरनेस मतलब मेक यूज ऑफ. किस चीज का? विल पावर को क्या बना दें? टू कॉन्क्योर हिज फॉर. क्या कहा? मैं समझा देता हूँ. इन भगवत गीता कृष्ण इन विश्व रूप दर्शन अर्जित डायरेक्ट करते हैं कृष्ण को. किसको? कृष्ण को. अर्जुन को. कृष्ण करते हैं किसको? अर्जुन को. टू हार्नेस यानी मेक, टू मेक व्हाट? विल पावर. विल पावर को क्या बना ले? अपनी ढाल बना ले. किसके लिए? जीतने के लिए, कॉन्क्योर करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए. किस पर? अपने दुश्मनों पर. समझ में आ रही है बात? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. तो कृष्ण भगवान भगवत गीता में अर्जुन से क्या कह रहे हैं? कि वो विल पावर को अपनी ढाल बना ले, ताकि वो किससे जीत सके? एनिमी से जीत सके. कहाँ कहा गया है? भगवत गीता में. उसके अंदर भी कहाँ कहा गया है? विश्व रूप दर्शन योग में कहा. आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. लास्ट पैराग्राफ है ये. फ्रॉम द न्यूरोसाइंटिफिक लेंस. फ्रॉम अ न्यूरोसाइंटिफिक लेंस का मतलब है न्यूरोसाइंटिफिक नजरिए से. यहाँ लेंस का मतलब एक्चुअल लेंस नहीं है, इसका मतलब है नजरिया, दृष्टिकोण. ठीक है. न्यूरोसाइंटिफिक क्या होता है? रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन. मैंने जैसे क्वेश्चंस में भी बताया था, मैं क्वेश्चन में बात कर रहा था आपसे, आपको याद होगा कि नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी का और ब्रेन इनसे रिलेटेड होता है. विल पावर इज अ स्किल हॉर्न. हॉर्न मतलब होता है मेड बाय या मेड ऑफ. विल पावर इज हॉर्न थ्रू कॉन्शियस एफर्ट. विल पावर कैसे बनती है? कॉन्शियस एफर्ट मतलब सोचे समझी हुई एफर्ट से, प्रयत्नों से. प्रैक्टिसेस सच एज पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी चीजों की बात की गई है. प्रैक्टिसेस सच एज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सकारात्मक स्वयं से वार्तालाप. मेडिटेशन यानी ध्यान. माइंडफुलनेस मतलब सचेतनता या सचेतन रहना, होश में रहना. होश मतलब कॉन्शियस रहना हमेशा. कॉन्शियस मतलब ऐसा नहीं कि होश में जी रहे हैं मतलब बेहोश होना, ऐसा नहीं. मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको होशपूर्ण तरीके से करना. ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, है ना. जब हम अपने माइंड और बॉडी का रिलेशन एक साथ कर देते हैं उसको कहा जाता है माइंडफुलनेस. ठीक है ना. एंड प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना करना. कैन स्कल्प्ट. स्कल्प्ट मतलब किसी चीज को नक्काशी करना या बनाना, मेड करना, या फॉर्म लिखा हुआ है देखो, इस चीज को फॉर्म करना, तैयार करना. द न्यूरल मैकेनिज्म क्रूशियल यानी जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट है. फॉर रोबस्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए. किसको? विल पावर को. आई रिपीट ऑल द पॉइंट्स. देखिएगा जैसे कि कैसी कैसी प्रैक्टिस हमें करनी होंगी हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? देखो जरा. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड प्रेयर. ठीक है ना. इनसे क्या होगा? फॉर्म होगा, एक न्यूरल मैकेनिज्म बन जाएगी. देखो क्या होता है ना, हम शुरुआती जो काम करते हैं वो हमारे न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम में नहीं जाता है. हम उसको बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर कर रहे होते हैं. एक उदाहरण से मैं आपको बात समझाता हूँ. जब आप शुरुआत में गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना सीखते हैं, तब आप जब शुरुआत में सीख रहे होते हैं तब आपका पूरा ध्यान कहाँ होता है? आपकी साइकिल पर या गाड़ी पर. आप पूरा ध्यान देते हैं कब आपको ब्रेक दबाना है, कब क्लिच दबाना है. क्लिच दबाना है तो फिर गियर डालना है ना. और ध्यान रखना है कि कब स्पीड कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो. मतलब पूरा कॉन्शियसली आप सोच रहे होते इस चीज. लेकिन एक समय ऐसा आता है आप इतना प्रैक्टिस करते हो, इतना प्रैक्टिस करते हो, इतना प्रैक्टिस करते हो कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है. इसमें चली जाती है सबकॉन्शियस माइंड में. और सबकॉन्शियस माइंड में जाने का परिणाम यह होता है कि जब आप बाइक चलाते चलाते कई बार पीछे बैठे हुए व्यक्ति से बात करते हुए चले जाते हैं, या फिर आप इधर उधर की सीन देखते हुए चले जाते हैं. खेत खलियान देख रहे हैं और सामने भी ध्यान है और पीछे भी ध्यान है, बगल में भी ध्यान है, और साइड मिरर से पीछे भी ध्यान रख लेते हो कि कितनी डिस्टेंस पर कोई दूसरा वाहन आ रहा है, और आप आगे भी जा रहे होते हैं. तो ध्यान से देखिए ना, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस है बाइक चलाने की वो आपकी कहाँ चली गई है? सबकॉन्शियस माइंड में चली गई.
और उसी के लिए उन्होंने क्या है, न्यूरल मैकेनिज्म बन जाती है। क्या बन जाती है? न्यूरल मैकेनिज्म बन जाती है। चलिए, कैसे बनेगी वो, उसके लिए क्या करना होगा? पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, प्रेयर्स। और इनका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी विल पावर स्ट्रांग तो हो जाएगी, और वो कैसी स्ट्रांग होगी कि वो आपके न्यूरल मैकेनिज्म तक पहुंच जाएगी। आगे देखिए, सो लेट अस इंश्योर दैट, आइए तो हम क्या करें, बात की पुष्टि करें, इंश्योर करें, द डेमोनिक, डेमोनिक मतलब होता है डेविलिश, डेविलिश यानी कि दैत्य, राक्षसी फोर्सेस विद इन डू नॉट सब्जिगेट, सब्जिगेट मतलब अतिक्रमण कर लें, या एडिक्टेड यानी कि उस चीज का आदि हो जाना, एडिक्टेड हो जाना। अवर विल पावर, किसको? हमारी विल पावर को एडिक्टेड कर ले। कौन सी ताकतें? कौन सी ताकतें? डेमोनिक यानी कि दैत्य पावर ना कर ले, विद इन डू नॉट। आगे क्या लिखा है? इंस्टीड, इसकी बजाय, लेट द डिवाइन फोर्सेस, इसकी बजाय कौन करे हमारी लाइफ को कंट्रोल? गवर्न अवर लाइफ, है ना। कौन सी फोर्सेस करें? डिवाइन फोर्सेस करें, यानी कि दैवीय ताकतें हमारे लाइफ को गवर्न करें या संचालित करें या सुचारू रूप से चलाएं। आगे देखते हैं, एक्स एज एक्सपाउंडेड, जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है इन द भगवद गीता, किसमें? भगवद गीता में, चैप्टर ऑन द योग ऑफ डिवीजन ऑफ डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा जाएगा। इन द भगवद गीता चैप्टर ऑन द योग ऑफ द डिवीजन ऑफ डिवाइन यानी कि दैवीय, डेमोनिक यानी कि दैत्य नेचर, व्यवहार या रूप, में द न्यू ईयर रिहर्ड, रिहर्ड मतलब क्या होता है? मैसेंजर, है ना। रिहर्ड मतलब, सॉरी हेराल्ड लिखा हुआ है, रिहर्ड नहीं, मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था। क्या लिखा है? हेराल्ड यानी कि मैसेंजर बने, और सोलफुल, सोलफुल यानी कि इमोशनल या हार्ट वार्मिंग, यानी कि जिसमें इमोशनल टच हो, है ना, रियलिस्टिक हो, है ना, आत्मीयता हो। बिगनिंग वेयर द रेजोनेंस ऑफ विल पावर इकोज इन अवर एवरी endeavor as spirit ignites the spark, will power fans the flame। बताता हूँ इसका मतलब क्या निकलेगा यहाँ से। मे द न्यू ईयर हेराल्ड, जो न्यू ईयर हो वो एक मैसेंजर के रूप में आए, और सोलफुल यानी इमोशनल हो। बिगनिंग एक ऐसी शुरुआत हो, वेयर द रेजोनेंस, जहाँ पे रेजोनेंस यानी कि गूंज, इको, इको कौन क्या होती है? जब आप जैसे चिल्लाते हैं ना किसी पहाड़ी वाले इलाके पे या किसी खाली हॉल में, तो आवाज का क्या होता है? इको होता है, रिपीटेशन होता है। और विल पावर इनकोजिस मतलब गूंजे वो कहाँ तक? इन अवर एवरी एंडेवियर, हमारे प्रत्येक एफर्ट में, हमारे प्रत्येक प्रयास में, कोशिश में। किस तरीके से? एज अ स्पिरिट इन इग्नाइट्स, इग्नाइट्स मतलब एक ऐसी आत्मा के तौर पे, एक ऐसे प्रभाव के तौर पर जो कि उसको प्रज्वलित करे, उसमें क्या करे? एक अग्नि प्रदान करे, द स्पार्क, जो कि क्या मतलब होता है? फ्रेगमेंट। विल पावर, विल पावर उसमें क्या काम करे? देखो, अग्नि तो कौन देगा? न्यू ईयर, न्यू ईयर की जो हमने रेजोल्यूशन लिया उससे क्या होगी? वो चिंगारी उत्पन्न होगी। और विल पावर उसमें क्या काम करेगी? फैन करेगी, ब्लोअर बनेगी। उदाहरण देता हूँ, द उस फ्लेम को आगे जलाते रहेंगे। एक उदाहरण देता हूँ, उसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर आग जलती हुई देखी, कहीं ढाबे वगैरह पे, तो एक नीचे फैन लगा के रखते कि नहीं रखते, ताकि वो आग लगातार जलती रहे। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं कि एक बार आग तो लग गई रेजोल्यूशन लेने से, आपने दृढ़ संकल्प तो कर लिया, लेकिन उस दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ाएगा कौन? उसमें फैन का काम कौन करेगा? हवा कौन देगा ताकि वो आग हमेशा चलती रहे? कौन देगा? विल पावर। कौन देगा? विल पावर। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को टैकल करते हैं जिनको हमने पहले पढ़ा था। आपको क्या काम करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसका आंसर सोचेंगे, फिर वीडियो को ऑन करेंगे और आंसर को चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पहले आप अपने से टैकल करिए। What is the central challenge discussed in the passage regarding New Year resolution? सेंट्रल चैलेंज पूछा है, सेंट्रल थीम नहीं पूछा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा है? सेंट्रल चैलेंज डिस्कस इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में सेंट्रल चैलेंज क्या है, मेन दुविधा क्या है? क्या है बताइए भाई? लैक ऑफ प्लानिंग है क्या? इनेबिलिटी टू सस्टेन द विनिंग स्पिरिट है क्या? परपेचुअलिटी इन डिसीजन मेकिंग है क्या? या इग्नोरिंग पॉजिटिव अफर्मेशन? आई होप आपने आंसर अपना मार्क कर लिया होगा, और इसका ठीक आंसर क्या होगा? इसका ठीक आंसर होगा इनेबिलिटी टू सस्टेन, इनेबिलिटी टू सस्टेन द विनिंग स्पिरिट, यानी कि जीतने की जो स्पिरिट है, जो भाव है,
जुझारूपन है उसकी कमी होना, की कमी होने को इसमें सेंट्रल चैलेंज बताया गया, जिसके कारण हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं ले पाते। मैं रेफरेंस बता देता हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है। जब आप चैप्टर पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसकी सेकंड और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, यस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर इनेबिलिटी टू सस्टेन द विनिंग स्पिरिट। और इससे क्या होता है, हमारा जो रेजोल्यूशन है वो पूरा नहीं हो पाता है, और यही इसका मेन चैलेंज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द छंद योग उपनिषद व्हाट कंसेप्ट इज एम्फसाइज्ड ड्यूरिंग सनत कुमार डायलॉग विथ नारद। याद करिए, कौन सी चीज पर एम्फसाइज किया गया था, कौन से कंसेप्ट पर? क्या माइंडफुलनेस पर बात की गई थी, क्या पॉजिटिव अफर्मेशन पे बात की गई थी, विल पावर पे बात की गई थी, या प्लानिंग पे बात की? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विल पावर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक आंसर क्या है इसका? विल पावर। विल पावर पे बात की गई थी। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जब ये डिस्कस कर रहे थे तो उसमें किस कंसेप्ट को एम्फसाइज किया गया था? विल पावर को एम्फसाइज किया गया था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यूरोसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव हाउ इज विल पावर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है क्या इनबोर्न ट्रेड के रूप में बताया गया है, मतलब जन्मजात ये भाव होता है कि किसी के अंदर विल पावर अच्छी है, किसी के पास विल पावर कम है। ऐसी तो कोई बात नहीं की गई है, तो भैया नहीं होगा। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है ना, प्रीडिस्पोजिशन, सॉरी, हाँ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बारे में बात की गई नहीं, ऐसी कोई भी जेनेटिक या इनबॉर्न के बारे में कोई बात नहीं। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के बारे में बात की गई नहीं की गई। किसके बारे में बात की गई है? स्किल हॉन्ड थ्रू कॉन्शियस एफर्ट। आपको याद होगा किसके बारे में बात की गई है? कॉन्शियस एफर्ट्स के बारे में बात की गई है। मैंने बताया भी था कि क्या होता है कि हमारे जीवन में जो हम कॉन्शियस काम करते हैं वो धीरे धीरे हमारे किसमें चला जाता है? न्यूरॉन्स में चला जाता है, और फिर वो हमारी आदत नहीं रह जाता, वो आदत से भी ऊपर निकल जाता है, हम उसको बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के भी करने लगते हैं। तो इसमें उसकी बात की गई, किसमें? न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग practices is mentioned as means to curb the neural mechanism crucial for robust willpower। जैसे आप चार ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें किस पॉइंट के बारे में बात की गई थी। तो हमने बात की थी किसकी? न्यूरल मैकेनिज्म की बात की थी। वहां पर कुछ पॉइंट्स आया था, आपको याद होगा, जैसे का आया था पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेडिटेशन का आया था, माइंडफुलनेस का आया था। चेक करते हैं क्या है। क्या नेगेटिव सेल्फ टॉक की बात की गई थी? नहीं बात की गई थी, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात की गई थी। डे ड्रीमिंग की बात की गई थी क्या? दिन में सपने देखने की बात की गई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, इसको भी हटा देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालने की आदत। क्या काम को टालने की आदत की बात की गई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, तो इसको भी हटा देते हैं। सही आंसर है माइंडफुलनेस, यानी सचेतन की बात की गई थी, किसी भी काम को कॉन्शियसली करने के बारे में बात की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the Bhagavad Gita chapter on the yoga of the division of divine and demonic nature emphasize regarding willpower? आपको याद होगा कि बोला जाता है कि हमारी जो जीवन है, हमारा जो जीवन है उसको कौन गवर्न करे? क्या दैत्य पावर करे, डेमोनिक पावर करे, या फिर डिवाइन पावर करे? है ना, तो दैवीय पावर हम चाहेंगे ना कि हमारी लाइफ को कौन गवर्न करे, कौन चलाए, देवता चलाए या दैत्य चलाए? देवता चलाए, स्वाभाविक सी बात है। ऐसी नेचर चलाए, ऐसी फोर्सेस चलाए जिनमें देवताई गुण हो या दैवीय गुण हो, ना कि दैत्य गुण हो। तो आइए देखते हैं क्या है। इग्नोरिंग विल पावर के बारे में तो बात क्यों ही करेंगे। मिनिमाइजिंग द रोल ऑफ विल पावर, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई। लेट द डेमोनिक फोर्सेस गवर्न, क्या दैत्य लोग या दैत्य ताकतें चलाए हमारी लाइफ को? नहीं भाई, डिवाइन पावर चलाए। कौन चलाए भाई? डिवाइन पावर चलाए। सही आंसर कौन सा हुआ? सी आंसर। What is the suggested approach to positive affirmation in the passage? क्या पूछा है? What is the suggested approach to positive affirmation in the passage? है ना, पैसेज में पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए क्या सजेस्टिव अप्रोच बोली गई? देखते हैं।
अवॉइडिंग डैम ऑल टुगेदर, अवॉइड करें, अंडरटेकिंग डैम विदाउट प्लानिंग, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया, प्रोएक्टिव एंड प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग, यस इसके बारे में हमने बात की थी। प्रोएक्टिव का मतलब होता है एनर्जेटिक और प्रैग्मेटिक होता है रियलिस्टिक। ऐसी अप्रोचेस, ऐसे डिसीजन ले जो कि प्रैग्मेटिक भी हो और प्रोएक्टिव भी हो। एनर्जी तो हो ही उनमें, साथ ही साथ क्या हो, प्रैग्मेटिक भी, वास्तविक होने चाहिए, हवाई कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसका ठीक आंसर कौन सा होगा, सी आंसर ठीक होगा। देखिए जब हम पैसेज को पढ़ लेते हैं ना पहले, तो हमें आंसर ज्यादा जल्दी आ रहा है। अच्छा आप सोच रहे हो सर इतना समय अगर हम एक पैसेज में लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये समय मैंने लगाया है आपको समझाने के लिए, इतना समय आपको नहीं लगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच उपनिषद इज मेंशन इन कनेक्शन विद द कंसेप्ट ऑफ विल पावर इन द पैसेज। कौन से उपनिषद को मेंशन किया गया है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन। वेदांता की कोई बात नहीं हुई है, भागवत उपनिषद नहीं है ना, भगवत गीता उपनिषद गीता ऐसी कोई बात नहीं, छंद योग की बात हुई है, हाँ, तो छंद योग इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग रोबस्ट विल पावर फ्रॉम अ न्यूरोसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव, है ना। इसमें पूछा गया है कि न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से विल पावर को बढ़ाने के लिए किस चीज पर जोर दिया गया है। जेनेटिक, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, अनकॉन्शियस एफर्ट की बात तो नहीं की गई है, नेचुरल टैलेंट तो है ही नहीं भाई, ये विल पावर मैंने पहले भी बात की थी, ना तो ही ये जेनेटिक पावर है विल पावर, और ना ही नेचुरल है, ये कैसा है, एक कॉन्शियस एफर्ट है। तो ठीक आंसर इसका कौन सा होगा, सी आंसर इसका ठीक आंसर होगा। सो सी आंसर इज करेक्ट, कॉन्शियस एफर्ट इज द क्रूशियल फॉर डेवलपिंग रिवर्स विल पावर फ्रॉम अ न्यूरोसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 8 क्वेश्चंस हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिकल। आपको याद होगा हमने ये वर्ड पढ़ा था, देखो मैं बता रहा हूँ इसलिए मैंने इसको इतने डिटेल में पढ़ा है, इस चैप्टर इस पैसेज को। देखिए कहाँ आया है ऑब्स्टिकल, आया ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है, बैरियर। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं वापस, आ गया क्या, ये तो क्या पूछा है, कौन सा सिनोनिम नहीं है, पर्यायवाची ऑब्स्टिकल का नहीं है, तो बैरियर तो है ही पहले ही नहीं है, अब भी मैंने बात की थी, तो बैरियर तो है, हिंड्रेंस भी होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस भी होता है, क्या नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये अपोजिट होता है, इसका एंटोनिम है, क्या है, एंटोनिम। ठीक है ना, अगर कोई पूछ लेता है कि ऑब्स्टिकल का एंटोनिम क्या है, तो क्या बताएंगे, बुश बताइए, सिनोनिम नहीं है तो क्या बताइए, बुश बताइए। अच्छा पूछ लेते सिनोनिम क्या क्या है, तो बैरियर भी इसका सिनोनिम है, हिंड्रेंस भी है और ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बूस्ट, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन, इनमें से कौन सा नाउन नहीं। मैं ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, हम जब नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज का लेकर आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका आंसर चेक करेंगे कि किस किस का सही है, मैं आपको इसका ठीक आंसर भी बताऊंगा, और उसके बाद एक हम नए टॉपिक को आपके साथ टैकल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आप पढ़ते हैं आपको क्या करना चाहिए, नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, एक कॉन्शियस एफर्ट डालना है आपको लिखने में, जितना आप बेहतर लिखेंगे, वर्ड मीनिंग्स को लिखेंगे, उनको समझेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ, उतना बेहतर आप समझ पाएंगे, है ना। और एक मैं कोटेशन हमेशा आपको बोलता हूँ, एज मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस सो लेस यू ब्लीड इन वॉर, यानी कि जितनी मेहनत आप अपने अभ्यास के समय कर लेंगे, उतना पसीना आप अपने अभ्यास में बहा लेंगे, उतना खून आपका कहाँ बहेगा, उतना खून कम बहेगा कहाँ पर, युद्ध में। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।